हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। आज फिर से हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर है सीटेट लेवल 2। यह हुआ था जनवरी 2021 में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन 2 कहता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन 3 कहता है विकास में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं और ऑप्शन 4 कहता है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। एक तो यह सेकंड ऑप्शन बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, दूसरा बाल्यावस्था में विकास धीमी गति से तो होता है लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो इसका वो जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यह सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इसका आंसर होगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है बाल्यावस्था में विकास। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या कहते हैं कि कौन सा क्षेत्र है यह। तो इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ में। द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस and the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled peers. Second option कहता है a range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot. Third option कहता है the process where two individuals who being with different understanding arrive at a standard shared understanding. फोर्थ ऑप्शन कहता है द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर इन सोसाइटी। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और ZPD हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ZPD वह होता है जहाँ पे एक पोटेंशियल लेवल हमारा खुद का होता है और एक होता है कि जो हम अचीव कर सकते हैं लेकिन फिलहाल वर्तमान में हम नहीं कर पा रहे अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा। तो हम अपने बड़ों के हेल्प के द्वारा, गाइडलाइन के द्वारा, किसी भी तरह की हेल्प के द्वारा हम उसको संभावित क्षेत्र को, संभावित अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं हेल्प के द्वारा। तो एक संभावित अचीवमेंट और खुद की यहाँ पे प्रेजेंट अचीवमेंट के बीच के क्षेत्र को कहते हैं ZPD। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इसका आंसर होगा 1। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे फेवरेट जीन पियाजे के ऊपर है। तो क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में से सबसे लास्ट वाली अवस्था है और इस अवस्था में एक बच्चा लगभग जो एज होती है वह उसकी किशोर अवस्था की एज होती है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन कहते हैं आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रीपोजिशनल थॉट्स। और फिर सेकंड में क्या कहते हैं, हम हिंदी में भी साथ के साथ में देखेंगे। सेकंड में कहता है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से अबंध। थर्ड कहता है संरक्षण, वर्गीकरण, क्षेत्रीयबद्धता करने में सक्षम नहीं है। फोर्थ कहता है ऑप्शन प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना आरंभ करते हैं। तो देखिए जो फोर्थ है हमारी स्टेज जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे क्या कहा गया है कि इस एज में बच्चा हाइपोथेटिक यानी कि प्रिकल्पनिक निगनात्मक तर्क देना शुरू कर देता है और एक अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है बच्चे का इस स्टेज में। तो इनमें से अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा नंबर 1, क्योंकि इस एज में बच्चा हाइपोथेटिकली सोच विकसित कर लेता है और डिडक्टिव रीजनिंग भी उसमें आ जाती है। नंबर 4 हम देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखिए हमने देखे थे लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और तीनों में 2-2 स्टेज थी यानी कि 6 स्टेज थी। तो देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा जो कहता है कि सक्रियात्मक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन फर्स्ट है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास।
ऑप्शन 2 कहता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तीसरा कहता है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास और 4 कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इनमें से अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि जो ऑप्शन 2 है ये कहता है कि सामाजिक व्यवस्था को हमें बनाए रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए सामाजिक वर्ग और सामाजिकता के अनुरूप ही अकॉर्डिंग ही यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा सेकंड 2 ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखते हैं नंबर 5, ये है हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इनकी के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। यानी कि इनमें से बताना है कि जो उन्होंने इंटेलिजेंस दी थी, कितने तरह की इंटेलिजेंस दी थी वो हम देखेंगे अपनी थ्योरी में। हम पहले पढ़ चुके हैं और आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कितनी इंटेलिजेंस थ्योरी थी, आप फ्रेश कर सकते हैं अपनी थ्योरी को। और देखिए इन्होंने बात की है स्पेशियल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक एंड बॉडी काइनेस्थेटिक। तो देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों के सामने कोई ना कोई उन्होंने दी गई है संभावना। तो स्थानिक के सामने दिया गया है मनोवैज्ञानिक, अंतरावैयक्तिक के सामने दिया गया है विक्रेता, भाषिक के सामने दिया गया मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदनता के सामने दिया गया खिलाड़ी। तो देखिए स्थानिक मनोवैज्ञानिक नहीं होता, अंतरावैयक्तिक विक्रेता नहीं होता और भाषिक तो मूर्तिकार नहीं होता। तो हमारा नंबर 4 ऑप्शन क्या है, शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी में ये सब खूबी होती है, तो यह है हमारा ऑप्शन 4 सही है। फिर हम देखते हैं नंबर 6, यह है लेव विगोत्स्की के बारे में। और लेव विगोत्स्की का क्वेश्चन क्या है कि उनके अकॉर्डिंग, तो क्या है ऑप्शन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। नंबर 3, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। नंबर 4, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो देखिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यह एलएडी यानी कि ये जो डिवाइस होता है जिससे हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, यह कहा था चॉम्स्की ने, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही कट गया। फिर है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, यह कहा था हमारे जीन पियाजे ने, तो ये भी इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। और स्कीमा जहाँ तक हमें याद है तो ये स्कीमा भी किसने यूज़ किया था, जीन पियाजे ने। तो हमारा ऑप्शन 1 लेव विगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सही है। तो फिर हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या पूछना चाह रहा है यह कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। नंबर 2, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। नंबर 3, अभिभावकों को पुष्टि यानी कि फीडबैक कहते हैं हम जिसे, प्रतिपुष्टि देने में प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। नंबर 4, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र में विचार करने में सहायता करता है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है हमारा उसमें नेगेटिव वे में जा रहा है, यह नहीं होगा। सेकंड भी नेगेटिव वे में जा रहा है और थर्ड तो कहता है कि लेबलिंग, एक तरह से वह लेबलिंग कर रहा है, कम सफल, असफल और बेहद सफल, तो ये लेबलिंग हो रही इस तरह से, तो हमें बच्चों को लेबलिंग भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका सही आंसर है, जहाँ पे कहा गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बच्चों को उनकी समझ की जानकारी देता है, क्योंकि बच्चों को जानकारी देता है और इससे जो टीचर होती है उसको भी पता लगता है कि कैसे उसको शिक्षा शास्त्र यानी कि कैसे उसको बदलाव करने हैं अपने पैटर्न में। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कहता है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन 1 कहता है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। ऑप्शन 2 कहता है समाज की में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। ऑप्शन 3 कहता है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। ऑप्शन 4 कहता है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना। अब देखिए हमारे जो 3 ऑप्शन है पहले वाले,
इन तीनों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने की कोई ऐसी बात नहीं की गई है। इन तीनों से क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर बायसनेस बढ़ेगी। तो तीनों ही ये बिल्कुल गलत हो गए हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इससे हम जेंडर रूढ़िवादिता को यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है उसको हम कम कर सकते हैं और विकास की तरफ बढ़ेंगे। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन कहता है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या और एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो देखिए इनमें से चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट है नंबर 1 ऑप्शन, कि हमें बहुभाषिता यानी कि मल्टीलिंग्विलिज्म को एक असेस और एक रिसोर्स के माध्यम से समझना चाहिए। नंबर 10th क्वेश्चन हमारा है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है? नहीं। नंबर 2 अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर ऑप्शन हमारा 3 कहता है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित, यहाँ पे निर्देशित होगा, यहाँ पे इन्होंने निर्देशित किया है, करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। नंबर 4 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 4 में सारी चीज़ें आ रही हैं। जो हमारी चाइल्ड सेंटर स्टडी होती है वो क्या होती है, वहाँ पर बच्चों का बहुत बेहद ख्याल रखा जाता है, उनकी अकॉर्डिंग ही चेंजेस किए जाते हैं। इसके अधिगम के अंदर और शिक्षा के अंदर चेंजेस होते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 10th क्वेश्चन का 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। फिर हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा कहता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ध्यान दीजिएगा, लेविट्ज़ के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यानी कि ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल, किसने बात की थी इसके बारे में? इसके ऊपर बात की थी लेव विगोत्स्की ने, क्योंकि जिन पियाजे ने क्या किया था, संज्ञानात्मक के ऊपर बात की है और भाषा के ऊपर भी थोड़ा बहुत कहा है, तो ये नहीं होगा। बेंडूरा एक समाज के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं और स्किनर ने रेनफोर्समेंट के ऊपर बात की है और ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने दी है। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा? 1 हमारा सही है। फिर हम चलते हैं हमारे 12th नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है सामग्री उपयुक्त नहीं, यानी कि जो इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। आंशिक दृष्टि यानी कि थोड़े पार्शियली साइट उनकी वीक है। तो देखिए ऑप्शन 4 कौन कौन से हैं। नंबर 1 बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये इनके लिए बिल्कुल सही होगी। नंबर 2 त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी सही होगा। फिर नंबर 3 है बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट, ये भी सही रहेगा। फिर है ऑप्शन 4 छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो देखिए जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं उनके लिए छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर हम चलते हैं नंबर 13 क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर बात की गई है समावेशी शिक्षा के बारे में। तो क्या पूछा गया है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार, यानी कि इसके पीछे क्या ऐसा छुपा हुआ है बिलीव कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, देखते हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक परीक्षण का प्रबंध करना, तो यह सही नहीं हुआ है। फिर है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, तो हम लेबलिंग भी नहीं कर सकते, यह भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। नंबर 3 अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। फिर नंबर 4 कहता है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। तो जी हाँ, हमारी जो समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है और सभी को जितना हो सके उतना एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। तो नंबर ऑप्शन का 4 हमारा इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है। चलते हैं 14 क्वेश्चन के ऊपर। यह क्वेश्चन है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के बारे में। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक यानी कि गिफ्टेड एंड क्रिएटिव बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन के आंसर हैं
ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 2 है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। नंबर 3 प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर या रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो देखिए इनमें से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है कि बच्चों को जो प्रतिभाशाली जो क्रिएटिव होते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, तो इसलिए उन्हें बोरियत से हटाने के लिए उन्हें नए नए चैलेंज दिए जाएं, नए नए टास्क दिए जाएं। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है पठन फैलियर बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इंग्लिश में इसे कहेंगे डिसलेक्सिया आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, सुना सुना लग रहा होगा, तो हमें साथ साथ में इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए जब हमें हिंदी में समझ में नहीं आता। तो ऑप्शन कहते हैं यहाँ पर डिसलेक्सिया पूछा गया कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है उन्हें उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर जी नहीं। फिर ऑप्शन 2 कहता है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। 3 ऑप्शन कहता है उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से। नंबर 4 कहता है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो देखिए हमने पढ़ा है कि डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होता है, पठन से रिलेटेड, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से हम समझ सकते हैं कि डिसलेक्सिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन ही हम करेंगे। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।